आइसक्रीम के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली, आइरिस। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तल दर्पण। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अंगूर किण्वन किसके द्वारा बनाता है? जटिल प्रक्रम। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। नमक का पीएच मान 7, उदासीन विलीन का पीएच मान 7 होता है। अम्ल का पीएच मान बताना मेरे भाई। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है क्योंकि ये उदासीन है। मिट्टी का पीएच मान भी 7 होता है। आप समझ गए। अम्ल मतलब नजदीक आएगा तो 7 से कम, क्षार ज़्यादा दूर जाएगा, क्षार दूर है तो 7 से अधिक हो जाएगा। आप एक ट्रिक्स याद रख लेंगे। अम्ल मतलब तो 7 से कम, क्षार मतलब 7 से अधिक। नेक्स्ट, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। साग सब्जियों में किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनते हैं? उष्मा क्षेपी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। निम्नलिखित किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। मोटर गाड़ी के चालक में सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है बताना? हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। एक दर्पण से किसी दूर पर रखी हुई वस्तु को सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो कौन है? समतल या उत्तल दर्पण होगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण होगा। किसी वस्तु बिंब का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। हजामत दर्पण के रूप में व्यवहार करता है अवतल दर्पण। रोगियों का नाक कान गला चेक करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच तो उसकी प्रतिबिंब क्या होगी? काल्पनिक और बड़ा होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं और ऐसे कई सारे एग्जाम में भी मिलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग अभी से ही रट लीजिए। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बताइए? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु बिंब का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब यानी बनता है तो अवतल दर्पण पे ही बनता है। किस पे बनता है जी? अवतल दर्पण पे बनता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है जी? आधी होती है। आप लोग नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो आप लोग को बीच कंटिन्यू नोटिफिकेशन पहुंचे तो आप लोग इसे आसान तरीका से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, हजामत बनाने के लिए यानी व्यवहार किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है जी? अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो वो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक और बड़ा बनेगा। काल्पनिक और बड़ा बनेगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल रहता है? प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल रहता है जी? 7%। कितना परसेंट? प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल रहता है? तो 7% होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कि मनुष्य में वृक्क
एक यंत्र का भाग जी है वो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। किससे संबंधित है जी? उत्सर्जन से संबंधित है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर यानी रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यानी वैसे पौधे जो सड़ी गली चीजों पे आश्रित रहते हैं उसे हम मृतजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जो सड़ी गली चीजों पे आश्रित रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। समझ गए? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके, किस यानी किसके द्वारा अमीबा भोजन का यानी भोजन करता है? यानी किसके द्वारा अमीबा भोजन करता है? तो कुटपाद द्वारा। अमीबा जो है किसके द्वारा भोजन करता है? कुटपाद द्वारा करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहणी भाग है क्या? ग्रहणी भाग जो है ना वो छोटी आंत है। ये क्या है? छोटी आंत है। आइए, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण जो है किस दिशा में गमन करती है? सीधी रेखा में। किस रेखा में ये गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग जो है ना न्यूनतम होता है, यानी क्या होता है? कांच। यानी न्यूनतम कौन सा वेग होता है? कांच में। किस में होता है? कांच में ही होता है। देखिएगा क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है वो कौन सा दर्पण लगल रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगल रहता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण ही लगल रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। समझ गए आप? चलिए, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है जी? डाईऑप्टर होता है। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए सारे दोस्तों के पास। ठीक है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? यानी इस प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समझ गए? आइए अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है ना वो धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। क्या होती है जी? पॉजिटिव होता है। और अवतल लेंस की क्षमता यदि पूछ लिया जाए ना तो आपको ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक आप समझ लीजिएगा। अवतल लेंस की क्षमता जब ये आए ना तो ऋणात्मक समझ लीजिएगा, यानी माइनस वाला। ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अभिसारी लेंस। और अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं, यानी अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। समझ गए? अपसारी लेंस। और अपसारी लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। समझ गए? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी बेरी। क्या है जी? बेरी बेरी। यानी इसमें भी कह देगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए। विटामिन डी से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? कमेंट करके बताइए आप लोग। समझ गए? तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, यानी किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? चित्रों को जो कहा जाता है, दर्शाने वाले चित्रों को जो कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब यानी बनता है? अवतल का। क्या है जी? अवतल। समझ गए ना? अवतल दर्पण का। आप बताइएगा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ेगी? अभिलंब के निकट। किधर मुड़ेगी? अभिलंब के निकट ही मुड़ जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण द्वारा। किसका? उत्तल दर्पण द्वारा ही उपयोग होता है इसका।
अब बताइए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? यानी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा जी? तो बताइएगा, आर बराबर, यानी एफ का मान कितना दिल है? 10 सेमी, ठीक है। आर बराबर होता है 2F। आर बराबर क्या होता है जी? 2F होता है। तो 2 गुने 10 तो हो जाएगा कितना? 20। यहाँ अवतल कह रहा है ना जी, तो -20 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? -20 सेमी हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? निर्गत कोण। समझ गए ना? निर्गत कोण कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है ना, किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का ही उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है ना, उपयोग जो होता है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यानी किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। किसका? अवतल लेंस का ही, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। यानी प्रावर्तन के कोण से निर्धारित होता है। यानी प्रावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। प्रावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण के बराबर ही हो जाएगा। बताइएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी? सीधा होता है। आइए देखते हैं फिर, अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होते हैं। कितने होते हैं जी? 2 होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। यानी सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। क्या होता है जी? अवतल। क्या होता है? अवतल। चलिए, अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यानी उपयोग होता है। दाढ़ी यानी बनाते समय कौन सा दर्पण का आप लोग उपयोग करते हैं? क्या करते हैं जी? अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और रोगियों को नाक कान देखने में ही उसका उपयोग, और जिसने डॉक्टर सभी जो इसी का यानी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, ठीक है ना। बड़े चीज देखने के लिए आपको अवतल दर्पण का उपयोग करता है, छोटे चीज देखने के लिए ये कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? बताइएगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बट्टा sin r। sin i बट्टा sin r होता है। sin i बट्टा sin r होता है। बताइएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है यानी किनारों की अपेक्षा में मोटा होता है। यानी एक उत्तल लेंस जो होता है ना, किनारों की अपेक्षा क्या होती है? मोटा होता है। बताइएगा, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। यानी अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V बट्टा यू। यानी V बट्टा यू होता है। आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होगा? V बट्टा यू। V बट्टा यू हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध यदि कहे तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। R बराबर क्या हो जाएगा?
2F हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सारे दोस्तों के पास, ताकि जब जब लाइव क्लास। जय हिंद। आयो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन भारतीय वन का 1 बाय 1 सारा सब्जेक्ट का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर ले, क्योंकि अब A to Z क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ओके, अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 8 बजे हम लाइव लेके क्लास लेके मैथ का बहुत नॉर्मल लेवल से आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आए, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 4, चैप्टर नंबर 4 का लिखा है प्रकर उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? जीव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। यह पे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, मलोत्सर्जन क्या है? तो जीव शरीर से मल त्यागने को मलोत्सर्जन कहेंगे, और क्या कहेंगे? अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्लियरली तो समझ गए? क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले इस वीडियो के माध्यम से। कौन सा पढ़ने वाले हैं? अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना मेरे भाई। क्या लिखा है? कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? CO2। CO2 बताना। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% है। कितना? 0.03%। पूरा इन्वायरमेंट में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे भाई? तो 0.03। बहुत बहुत बार पूछा हुआ है, लिख लीजिए। अगर सोए हुए हैं तो आप उठ के पानी मारिए, यहाँ पर ध्यान से लिखिए, कॉपी नोट डाउन कीजिए, लाइन बाय लाइन याद कीजिए, अब बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। तो समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अमीनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे। आंसर हो जाएगा अमोनिया, यूरिया तथा न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है? तो यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज़्यादा जटिल परंतु कम विषैला यौगिक है। समझ गए? यूरिया अमोनिया की अपेक्षा ज़्यादा जटिल परंतु कम विषैला यौगिक है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अमीबा में उत्सर्जन पदार्थ शरीर की सतह से किस कार्यविधि से बाहर निकलता है? विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मूत्र मार्ग क्या है? मूत्र मार्ग क्या है? आंसर लिखना, वृक्क द्वारा बनाया गया अपशिष्ट पदार्थ जो मूत्राशय से शरीर के बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहलाता है या मूत्र मार्ग कहते हैं। समझ, ध्यान सुनना। वृक्क कितने होते हैं? 2 वृक्क होते हैं। मूत्र मार्ग जिसके द्वारा मूत्र का निष्कासन करते हुए तो मूत्र मार्ग होता है, लेकिन वृक्क द्वारा बनाया गया अपशिष्ट पदार्थ जो मूत्राशय से, किधर से? मूत्राशय से शरीर के बाहर निकलता है वह मूत्र मार्ग कहलाता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना। क्या कह रहा है? मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों को नाम लिखे। तो उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन तथा जल एवं रक्त की सफाई करना। एक तो हुआ कि मूत्र का निष्कासन करता है, उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन होता है, और एक होता है रक्त का सफाई करता है। ओके, नेक्स्ट काम लिखे। क्वेश्चन नंबर देंगे 7, वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली उन अन्य रसायनों के नाम लिखे। आंसर के मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। समझ गए? वृक्क के संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रसायनों के नाम लिखे तो होगा मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं मेरे भाई? नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 मिलियन। कितना मिलियन? 1 मिलियन। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 मिलियन। नेक्स्ट पढ़ना क्वेश्चन नंबर 10, जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है?
उत्सर्जन। उत्सर्जन हम शुरू में ही परिभाषा बताए थे, जीव शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा, जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा संतुलन किस या जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाती है? जल संतुलन कहलाती है। क्या कहलाती है? जल संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? बताना। 96%। क्वेश्चन नंबर 13, वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर किसका कार्य जिस अतिविकसित मशीनों से संपादित कराया जाता है वह क्या कहलाता है? डायलिसिस मशीन। क्या कहलाता है? डायलिसिस मशीन। क्या कहलाता है मेरे भाई? डायलिसिस मशीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधों के किस ऊतक में संचित रहते हैं? जाइलम ऊतक में। किसमें? जाइलम ऊतक में रहते हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के किस ऊतक में संचित रहते हैं? तो जाइलम ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में गैसीय अपशिष्ट का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त किन अन्य छिद्रों द्वारा होता है? वात रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा? वात रंध्रों के द्वारा। नेक्स्ट 17 नंबर, बबूल के पौधे से निकलने वाला गोंद पौधे में होने वाली किस प्रकार के क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? आंसर देना। उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है एवं विसरण द्वारा बाहर निकलती है। क्लियरली? उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है एवं विसरण द्वारा बाहर निकलता है। थैंक यू। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 भारतीय भवन उत्सर्जन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर लघुत्तरीय दिख रहा है यहाँ पर, लघुत्तरीय प्रश्न। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन या ऑफलाइन आऊँ तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 1, उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं? उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखेंगे। उपापचयी क्रियाओं के दौरान जीव शरीर में बना हुआ ऐसा बेकार अपशिष्ट पदार्थ जिसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता, जो हमारे शरीर के किसी न किसी उत्सर्जी अंगों द्वारा बाहर निकाला जाता है, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है या कहते हैं। जैसे मलमूत्र, पसीना। समझ गए? उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते? तो लिखेंगे उपापचयी क्रियाओं के दौरान जीव शरीर में बना हुआ ऐसा बेकार अपशिष्ट पदार्थ जिसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, जो हमारे शरीर के किसी न किसी उत्सर्जी अंग द्वारा बाहर निकाला जाता है, उस समय क्या उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है या कहते हैं। जैसे मलमूत्र और पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उत्सर्जन की परिभाषा लिखे। उत्सर्जन की परिभाषा लिखेंगे। जीव शरीर के भीतर बना हुआ अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थ जिसका निष्कासन अति आवश्यक है, वैसे पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। सिंपल भाषा में आप लिखेंगे तो जीव शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। क्लियरली? जीव शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? बताइए। मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? आंसर लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 80 से 100 ग्राम प्रोटीन का सेवन करता है तो उसके मूत्र में 96% जल, 2% यूरिया और 2% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया है, तो 2%। जल कितना? 96%। 2% अन्य है। क्लियरली?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? आंसर लिखेंगे शरीर के विभिन्न भागों से जब अशुद्ध, जीव नहीं होगा, रॉन्ग यहाँ, जब अशुद्ध रक्त एवं जल वृक्क में आता है तब वृक्क का ग्लोमेरुलर उन सारे अपशिष्ट पदार्थों को छानकर वोमेन कैप्सूल में संचित कर देता है और आवश्यक पदार्थों का शरीर के शेष भागों में पहुंचा देता है। तो यह पूरी प्रक्रिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। क्लियरली यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों को उल्लेख करें। वृक्क का काम क्या? मूत्र का निष्कासन करना। समझ गए? तो लिखेंगे क्वेश्चन वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। आंसर लिखेंगे वृक्क का महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। वृक्क का प्रमुख कार्य क्या है? निम्न है। पहला है श्रावण। वृक्क हमेशा अपने अंदर से पोटेशियम प्रोटोस स्रावित करती है जो मूत्र नली के आंतरिक दीवार चिकना बनाता है जिससे पेशाब बाहर निकलता है। जिससे क्या निकलता है? पेशाब बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर उसका 2 है अवशोषण। क्या? अवशोषण। तो जब वृक्क द्वारा बहुत सारे पदार्थों का शुद्धिकरण होता है उसी समय वृक्क ग्लूकोज को अवशोषित कर लेती है जिससे मूल जलन रहित होकर बाहर निकलता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें वृक्क अशुद्ध रक्त एवं जल को छानकर वोमेन कैप्सूल में एकत्रित करता है और आवश्यक पदार्थ का शरीर से शेष भाग तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? तो पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ ठोस, द्रव और गैस के रूप में निष्कासित करते हैं। गैस के रूप में ऑक्सीजन रंध्रों एवं वात रंध्रों द्वारा निकालते हैं। ठोस के रूप में वे अपने पत्तियों एवं छाल के विलगाव से इन उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन होता है। द्रव के रूप में लैक्टेस जो गोंद एवं दूधिया तरल रूप में होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ 3 ग्रुप में निकालते हैं। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ के 3 अवस्था उस रूप में निकालते हैं के रूप में निष्कासित करते हैं। गैस के रूप में ऑक्सीजन रंध्रों के एवं वात रंध्रों द्वारा, ठोस के रूप में अपने पत्तियों एवं छाल के विलगाव मतलब अलगाव से इन उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन होता है। द्रव के रूप में लैक्टस को गोंद एवं दूधिया तरल रूप में मिलती है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। अगर आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ओके बाय। नंबर 4 बायोलॉजी भारती भवन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ देख रहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है कृत्रिम वृक्क क्या है? कृत्रिम का मतलब क्या होता है? जिसमें इंग्लिश में आर्टिफिशियल कहेंगे। एक होता है प्राकृतिक, एक हो गया कृत्रिम जिसे मानव निर्मित भी बोल सकते हैं। यह कैसे कार्य करता है? जैसे कोई कृत्रिम मान लो उसका वृक्क खराब हो गया तो वृक्क तो वृक्क को ट्रांसफर करके नया वृक्क बनाया जा सकता है, बन सकता है। कृत्रिम का मतलब है कि आर्टिफिशियल जिसको ने मनुष्य ने बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। और एक होता है जो मानव के द्वारा बनाया गया है। क्लियरली आंसर लिखेंगे आप। जब कभी विशेष परिस्थिति में जैसे संक्रमण, मधुमेह। संक्रमण मतलब बीमारी, फैलना। संक्रमण मतलब क्या होता है? एक दूसरे में फैलने वाली बीमारी को हम संक्रमण बीमारी कहते हैं, बीमारी रोग कहते हैं। तो मधुमेह या सामान्य से अधिक रक्तचाप या किसी प्रकार के चोट के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त होकर अपना कार्य करना बंद कर देता है जिससे शरीर में अनावश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज
या यूरिया जैसे जहरीला पदार्थ एकत्र हो जाता है, जिससे रोगी मर सकता है। जिससे क्या होता है? रोगी मर सकता है। अतः रोगी को जीवित रखने के लिए वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन से होता है। अति विकसित मशीन से होता है, जिसे डायलिसिस, जिसे क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। यह कृत्रिम वृक्क तरह कार्य करता है। यह किस तरह कार्य करता है? कृत्रिम। पहले बता दें कृत्रिम का मतलब क्या होता है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया, मनुष्य के द्वारा बनाया गया यंत्र, उपकरण। इसकी क्रिया सरल होती है। इसकी क्रिया क्या होती है? सरल होती है। इस मशीन में एक टंकी होता है, टंकी होता है जो डायलाइजर कहलाता है। क्या कहलाता है? डायलाइजर, जिसमें डायलोसेट नामक तरल पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्लियरली से भरा होता है। और इस पदार्थ में सेलोफोन से बने बेलनाकार रचना लटकी रहती है। यह रचना आंशिक रूप से पारगम्य होती है, जो विलय का ही एक विसरण होने के देता। डायलोसेट की सांद्रता सामान्य उत्तक द्रव जैसी होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजनी विकार एवं लवण की अत्यधिक मात्रा नहीं होती है। समझ गए? डायलिसिस के माध्यम से रोगी के शरीर का रक्त धमनी के द्वारा निकलकर उसे 0 डिग्री तक ठंडा करके रक्त को एक विशिष्ट प्रतिस्कंद से उपचारित कर तरल अवस्था में हम भेज सकते हैं। रक्त को एक पंप की मदद से डायलाइजर में भेज जाता है। यहाँ रक्त में नाइट्रोजन के विकास विसरित होकर डायलोसेट में जाता है। इसी तरह शुद्ध ही किए हुए गए प्रोडक्ट को पुनः शरीर के तापक्रम पर लाया जाता है। फिर इस रक्त को पंप की मदद से एक शिरा के द्वारा रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। रक्त के शुद्धिकरण, यही प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे मेरे भाई। मनुष्य में वृक्क तथा उसमें संबंध उत्सर्जी अंगों का वर्णन करें। मनुष्य में वृक्क तथा उससे संबंधित उत्सर्जी अंगों का वर्णन करें। आंसर देना मेरे भाई। मनुष्य में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। क्यों अंग महत्वपूर्ण है? क्योंकि वृक्क द्वारा ही मूत्र का निष्कासन होता है। क्लियरली? तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होता है, जल कितना प्रतिशत होता है, कमेंट करके बताइए। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। कितना जोड़ा वृक्क होता है मेरे भाई? मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की विशिष्ट देहाभित्ति से सटे हुए कशेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है तथा इसका आकार सेम की बीज की समान होता है। किसके सीम खाए होंगे आप लोग? तो उसके समान के आकार का होता है। यह करीब 10 cm लंबा, 5 से 6 cm चौड़ा, 2.5 से 4 cm मोटा होता है। वृक्क संबंध उत्सर्जी अंग मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। समझ रहे हैं ना क्या करें हम? कि उत्सर्जी अंग मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग के माध्यम से इसका यूज किया जाता है। मूत्रवाहिनी, प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकली होती है। इसका शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलता है थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। यह पीछे मूत्राशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? मूत्राशय में जाके खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना है, जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होता है। कहाँ नीचे स्थित होता है मेरे भाई? रेक्टम के नीचे स्थित होता है। मूत्र मार्ग, मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली होती है, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है।
मूत्र के निकल के जाता है बाहर, निकल जाता है, वो मूत्र मार्ग के होते हुए ही बाहर निकल आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले 3 नंबर क्वेश्चन, वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। वृक्क की आंतरिक संरचना, प्रत्येक वृक्क बाहर से एक कैप्सूल से ढका होता है, सिम के आकार की। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी भाग कोर्टेक्स तथा अंदर का एक भाग मेंडुला कहा जाता है। कोर्टेक्स एक भाग को मेंडुला कहा जाता है। 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है, जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क शंकु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नालिकाएं होती है, जिससे नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मेरे भाई? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। इकाई होती है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। कितना मिलियन? 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन का आरंभ प्याले जैसी रचना से होती है, जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। यह ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है। क्लियरली? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वृक्क के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया कैसी होती है, समझाइए। वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसी होती है, समझाइए। आंसर, वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया निम्न 2 चरणों में पूरा होती है। निम्न 2 चरणों में क्या होती है मेरे भाई? पूरा होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यह एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनी का, जिसका व्यास अपवाही धमनी से अधिक होता है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती है। यह पदार्थ बोमेन संपुट की दीवार से छनकर नेफ्रॉन में चले जाते हैं। ग्लोमेरुलस की कोशिकाएं से द्रव के छानकर बोमेन कैप्सूल की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परस्पंदन कहलाता है। क्लियरली? तो वृक्क के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 4, वृक्क द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसी होती है, समझाइए। तो वृक्क द्वारा उत्सर्जन क्रिया निम्न 2 चरणों में पूरा होती है। एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस विधि को समझ लेते थोड़ा एक बार। यह एक छन्ना की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनी का, जिसका व्यास अपवाही धमनी से अधिक होता है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस मिलाती है। यह पदार्थ बोमेन संपुट की दीवार से छनकर नेफ्रॉन में चले जाते हैं। ग्लोमेरुलस की कोशिकाएं से द्रव के छनकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? परानिस्पंदन कहलाता है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे इसका, ट्यूबुलर पुनर्पोषण। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट अब नालिकाओं से होकर गुजरता है। इसी समय कोशिकाएं उन पदार्थों को शोषित कर लेती है जिनकी आवश्यकता होती है, तथा जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें छोड़ देती है। साधारणतः सारा ग्लूकोज पुनः शोषित हो जाता है, तथा जल की अधिक मात्रा का भी शोषण एवं दूषित पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है। क्लियरली? आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? आंसर, पादप में जंतुओं की तुलना विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। पादप में जंतुओं की तुलना में विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। श्वसन क्रिया से CO2 लेना, ऑक्सीजन अपशिष्ट के रूप में छोड़ा जाता है,
जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा मुख्यतः रंध्रों एवं पौधों अन्य भागों से निकला जाता है। बहुत से पौधे कार्बनिक अपशिष्टों को उत्सर्जन करते हैं जो उनकी मृत कोशिकाओं जैसे अंतरकाष्ठ में संचित हो रहते हैं। पौधे उत्सर्जित पदार्थों को अपनी पत्तियों एवं छाल में भी संचित करते हैं। पत्तियों के किनारे एवं छाल के विलाग से इन उत्सर्जित पदार्थों का पादप शरीर से निष्कासन होता है। कुछ उत्सर्जित पदार्थों को कोशिकीय रिक्त स्थानों में जमा रहता है। विभिन्न चापीय क्रियाओं उपापचयी क्रिया के दौरान टैनिन, रेजिन एवं गोंद उत्सर्जित पदार्थ बनता है। टैनिन वृक्षों के छाल में, रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम संचित रहता है। कुछ पौधे में उत्सर्जित पदार्थों गाढ़े दूधिया तरल लेटेक्स के रूप में होते हैं। ये पीपल, बरगद, पीला कैनर में पाया जाता है। बबूल के पौधे में गोंद उत्सर्जित पदार्थ और चीर में रेजिन अपशिष्ट पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। चीर में रेजिन अपशिष्ट है। जलीय पौधे उत्सर्जित पदार्थों को विसरण द्वारा जल में तथा स्थलीय पौधे उत्सर्जित पदार्थ को अपने आपस में मृदा में निष्कासित करते हैं। क्लियरली? ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं